हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 19 फरवरी को, जो कि आज है, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका कल, ठीक है, 20 फरवरी को एसएसटी का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1 घंटे के एपिसोड के अंदर, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के पेपर की तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। जी हाँ बच्चों, 2024 और 25 के सेशन का जो सैंपल पेपर है उसी का सॉल्यूशन हम लोग इस लाइव सेशन में या फिर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आप यकीन मानो बच्चों, जिस जिस बच्चे ने इस सेशन को कंप्लीटली एंड कर लिया ना, अच्छे से अटेंड कर लिया, आपकी तैयारी जो है, आपका जो रिवीजन है, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों पिछले साल के इस पेपर के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं, जहां से पिछले साल भी पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए थे और इस साल भी आने के चांसेस हैं बच्चों। तभी तो मैं कह रहा हूं कि एंड तक आप मेरे साथ आने वाला ये जो 1 घंटा है, सवा घंटा है, इसको अच्छे से पढ़ लो। आपकी तैयारी अच्छी करवाने की मेरी गारंटी है। ठीक है, पिछले साल का पैटर्न समझना एक बार देख लो। वैसे तो खंड का के अंदर 20 MCQ थे, खंड खा में 2 नंबर के क्वेश्चन थे, खंड गा के अंदर 3 नंबर के, और घा में हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन, 5वें खंड में केस बेस्ड 4 नंबर के, और हमारा 5 नंबर का मैप था, हिस्ट्री से 2 नंबर का, ज्योग्राफी से 3 नंबर का, है ना। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDEF ऐसा था। लेकिन जो अभी आपका पेपर होगा ना आज और कल में, ठीक है ना, या फिर यूं कहें कि 25-26 में, उसका पैटर्न भी जहां तक लगता है मुझे आपको पता होगा। सेक्शन A हिस्ट्री से रहेगा 20 मार्क्स का, सेक्शन B ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का, सेक्शन C पॉलिटिकल साइंस से 20 मार्क्स का, और सेक्शन D इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स का। ऐसे इंग्लिश में आपका सेक्शन A हिस्ट्री, सेक्शन B ज्योग्राफी, सेक्शन C पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन D इकोनॉमिक्स, है ना। ये पता है मैंने क्यों बताया कि बच्चे ने फिर बाद में कमेंट करते, सर आपने पैटर्न तो बताया नहीं था, पेपर में अलग पैटर्न है। जो अभी आज और कल में पेपर होगा उसका ये पैटर्न है, लेकिन हम आपको ये जो पेपर करवा रहे हैं इस वीडियो में, ये 2024, ठीक है ना, 2024 और 25 का पैटर्न है। आपकी डिमांड थी सर मैं पिछले साल का एक ना जो सैंपल पेपर वो करवा दीजिए, तो लीजिए हाजिर है आपके सामने वीडियो। ठीक है, तो बच्चों रेडी हो आप लोग आने वाला 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए। जल्दी से बोलो बच्चों, तैयार हो फटाफट से फुल एनर्जी के साथ में। देखो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ना, मैं अभी कितना बज रहा है, 3:40 AM हो रहा है, ठीक है ना, और ये सुबह आपको मिलेगी 9-10 बजे के आसपास। तो इतने रात तक हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आप लाइक करते हैं तो हमें ऐसे मेहनत करने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, कमेंट में फीडबैक बताएंगे तो और भी अच्छा है ना। आप सभी को ऑल द बेस्ट है आपके आज और कल के पेपर के लिए। शुरू करते हैं बच्चों अपने आज के इस 1 से सवा घंटे की वीडियो को। रेडी हो बच्चों सैंपल पेपर को समझने के लिए? मैं तैयार हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो चलो शुरुआत करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड का है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज को बड़े गौर से सुनो। ठीक है, देखो बच्चों, खंड का के अंदर सबसे पहले हम लोग 20 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे आंसर देने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचना, और जब ये वीडियो एंड हो जाए या फिर ये सेक्शन खत्म हो, सेक्शन B शुरुआत करें, उससे पहले आप मुझे अपना स्कोर बताना कि 20 में से आपने कितने के सही आंसर दिए थे। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि एक दिन पहले तक आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है, चलो एक चीज और बच्चों, ये तो हमारा 10वां पेपर है ना, इसके अलावा आपको मैं कम से कम 2 से लेके 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो करवा रखे हैं आपको, और भी उनके भी क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा उनका। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है बच्चों, हमें ना जानकारी दी गई है। ठीक है, और ये जो जानकारी है इसके हिसाब से हमें एक देश की पहचान करनी है। तो देखो बच्चों क्या जानकारी है, इस देश की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है,
इसे देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति कौन चुनता है, यहाँ की पार्लियामेंट चुनती है। सेकंड, कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है, यानी कि कुछ जो सदस्य होते हैं इसका चुनाव सेना करती है। तो एक तो संसद और सेना की भागीदारी है भाई। फिर चुनाव से पूर्व कोई भी उम्मीदवार हो उसे शासक दल से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो भी विशेषताएं हैं वो किस देश की पार्टी में होती है बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी में। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की है बच्चों, जल्दी से सोचो कहाँ की है, वेरी गुड, चाइना की है। बहुत सही, ऑप्शन आपका जो सी है ना ये करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें दी हुई हैं ये किसके रिलेशन में बच्चों, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के रिलेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका 2 नंबर में भी आ जाएगा। बताइए भारत में सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित लोग कौन हैं, यानी कि जिनके पास में जो फूड है वो ढंग से पहुंच नहीं पाता है। तो वो कौन से लोग हैं बच्चों, सबसे पहले वो लोग जो भूमिहीन है, भूमिहीन यानी कि जिनके पास में कृषि करने के लिए जमीन ही नहीं है। ठीक है, और जिनके पास निर्भर करने के लिए बहुत ही कम या फिर कोई जमीन नहीं होती, यानी कि जमीन नहीं है एक तरीके से, वो लोग जो है असुरक्षित हैं। ठीक है, तो कौन है फूड इनसिक्योर पीपल, लैंडलेस पीपल। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें बच्चों क्या है कि हमें ना एक तरफ स्तंभ दिया गया है नारे का, एक तरफ स्तंभ दिया गया है पार्टी का। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था बच्चों, किसने दिया था, फटाफट सोचो, देखते हैं कौन सा बच्चा सोचता है। राइट, वेरी गुड, कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, अब जैसे ही हमें पहले का बी मिला, ये देखो बस 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 आंसर मिल गया हमको। ठीक है, बी। अब जैसे सेकंड है लोकतंत्र बचाओ, तो ये नारा दिया था बच्चों जनता पार्टी ने। गरीबी बचाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे का सी। जमीन जोतने वाले को, ये नारा दिया था वामपंथी दलों। ठीक है, तेलुगु स्वाभिमान, तो ये नारा दिया था तेलुगु देशम पार्टी ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, पहले का बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, चौथे का ए हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है। ठीक है बच्चों, हम ना थोड़ा जल्दी जल्दी इसको समझेंगे क्योंकि पूरा पेपर समझना है तो 1 घंटे से ज्यादा तो लग ही जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित नदियों के नाम और उनके उद्गम स्थल के बारे में सही का चयन करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं, तिब्बत से। और तिब्बत में कहां से, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, तो आपको पता चला सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है बच्चों, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सेकंड, गंगा नदी कहां से निकलती है बच्चों, तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, नर्मदा द्रोणी कहां से निकलती है, ये अमरकंटक की जो पहाड़ियां होती हैं यहां से, और अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पे हैं, एमपी में। ठीक है, तापी द्रोणी ये सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है जो कि एमपी के बैतूल जिले में है। ओके बच्चों, अब एक चीज को ध्यान से सुनो, यहां पे आपके कम से कम 4 से लेके 5 एमसीक्यू पूरे हो गए। क्या क्या पूरे हो गए, एक तो ये पता चला सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील निकट उससे तिब्बत से। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। नर्मदा द्रोणी अमरकंटक की पहाड़ी जो कि एमपी में है। तापी द्रोणी सतपुड़ा श्रृंखला से जो ये एमपी के बैतूल जिले में है ना। तो एमसीक्यू में कुछ भी आ जाए इनसे संबंधित तो बता दोगे अच्छे से, तो ऑप्शन आपका ई वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था ना ये पेपर ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। इसमें क्या कहा गया है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, यहां से देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से लेके, ठीक है, तो इधर आएंगे हम लोग पूरा वेस्ट की तरफ, तो ये गुजरात है। इसके बीच में जो देशांतर का अंतर है इस वजह से क्या होता है कि 2 घंटे का अंतर होता है। कारण 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की यमोत्तर रेखा माना जाता है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, एक तरफ कहा गया है कि पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। तो क्यों होता है, देशांतर रेखा की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए और बी सही, मतलब याद सही है, और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन भी देता है। ओके, क्यों है बच्चों, क्योंकि इसे मानक यमोत्तर कहा जाता है, दैट्स वाई। तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ए सही है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन सेकंड, अब यहाँ पे आपको जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देने वाला हूं, और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जो भी एमसीक्यू पेपर में आएगा अब आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कैसे, सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या था, तो शुरुआत हुई थी इसकी 1939 में और ये एंड हुआ था 1945 में। ठीक है, इस समय मित्र शक्तियों की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन,
फ्रांस, सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्रुवीय शक्तियों की बात करें तो जर्मनी, इटली, जापान, ये थे। ठीक है, अब रुक जाओ, अब रुको, अब आपको ना एक मैप मैं देता हूं और मैप के हिसाब से आपको मैं ना जो आपकी मित्र शक्तियां हैं, ध्रुवीय शक्तियां, ये बता देता हूं एक बार। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए। ठीक है, तो आओ बच्चों मैप देखो एक बार ढंग से, मैप ढंग से देखो। हाँ एक सेकंड, कहाँ चला गया ये वाला मैप। देखो जो हमारी मित्र शक्तियां वो कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पे देखो इंडिकेट करके दिखाऊंगा अभी आपको। मित्र शक्तियां कौन कौन सी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहली तो हमारी ये वाली है, ठीक है, ये वाली, और इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है फ्रांस। ठीक, और ये जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, ये है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक, और इधर की तरफ थोड़ा सा आएंगे हम लोग अभी, वेट अ मिनट, ये रहा, ये जो है हमारा ये है यूएसए। ठीक है, और क्या था, सोवियत यूनियन यानी कि यूएस, क्या नाम है, रूस। ठीक है ना, तो ये हमारा रूस है बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा रूस हो गया। उसके अलावा हमारी ध्रुवीय शक्तियां भी थी, है ना, ध्रुवीय शक्तियां कौन सी हैं, जर्मनी, इटली और जापान। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैं ये जो वाला है ना, ये जहाँ पे ये एरो जा रहा है, ये वाला जहाँ पे ये बी अंकित कर रखा है, ये क्या है, ये है बच्चों जर्मनी। ठीक है, फिर इटली बोला गया था, तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग जो भी मैंने अंकित किया है, ये वाला, ये है आपका इटली, ये आपका इटली है। और जापान कहाँ पे बच्चों, ये रहा सर यहाँ पे, ये वाले जो द्वीपीय देश हैं, ये है हमारा जापान। ठीक है, इस तरीके से। तो देखा बच्चों, मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैप भी अच्छे से समझा दिया है, और मे भी मैप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। इसके अलावा सितंबर 1939 में पोलैंड पे हमला कर दिया गया, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। हिटलर ने हमला कर दिया था पोलैंड पे 1939 में, याद है ना आपको, और इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, लिटिल बॉय और फैटमैन, और फिर जापान की हार हो गई। ठीक है, तो बच्चों अब एग्जाम में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, बता दोगे अच्छे से, समय क्या था, मित्र शक्तियां कौन कौन सी थी, ध्रुवीय शक्तियां कौन सी थी, किसने हमला किया था जो ये शुरू हो गई थी। तो हिटलर ने 1939 में पोलैंड पे हमला कर दिया था, और खत्म कैसे हुआ, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका ने बम गिरा दिए थे और जापान हार गया था। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है यहाँ पे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है, जिससे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के पुराने शासन के बारे में सही नहीं है, यानी कि पुराने टाइम पे जो शासन होता था उसके बारे में एक कथन है जो गलत है। तो देखो, किसानों ने लगभग 90% आबादी बनाई, यानी कि 90% जो लोग थे वो किसान थे। इसके अलावा तृतीय स्टेज के सभी सदस्य उस भूमि के स्वामी थे जिस पर वे खेती करते थे। गलत बात, ये गलत है, क्योंकि जो तीसरी स्टेट के लोग थे ना, वो उस भूमि के स्वामी नहीं थे जिस पर वे खेती करते थे। ठीक है, स्टेट का समाज सामंती व्यवस्था का हिस्सा था। अब सामंती व्यवस्था है तो यहाँ पे जो सामंत थे उनकी खेती हुआ करती थी। उच्च वर्ग के जन्म से कुछ विशेष अधिकारों का आनंद लिया गया, जिसमें राज्यों को करों का भुगतान करने की छूट भी मिली थी जो उच्च वर्ग के लोग होते थे। गलत क्या है, जो हमारा बी वाला है। ठीक है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए पुराने टाइम पे शासन कैसे होता था, तो बता दोगे ना, दूसरा ऑप्शन ढाके बस लिख देना, इस तरीके से भी हो जाएगा। अब इसी में अथवा ले लिया मैंने बच्चों कि निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण है तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये करवाता है निर्धनता का आकलन। अभी आपको बताऊंगा कि निर्धनता का आकलन 2 आधारों पे होता है, कैलोरी के आधार पे और आय के आधार पे, अभी बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, चिंता मत करो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है, यानी कि भारत में कोई भी नागरिक है या फिर कहीं पे भी, तो वो ना कोई भी धर्म मान सकता है। ठीक है, और भारत का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, जैसे किसी देश का इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है, ऐसे भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत क्या कहता है, सभी जो राज्य हैं इनके सभी में धर्म समान होगा। ठीक है, सर्वधर्म समभाव ये भावना है। ये किस संबंध को दर्शाती है बच्चों, पंथ निरपेक्ष शब्द को दर्शाती है। ठीक है, सेम इंग्लिश में तो ये सेक्युलर को दर्शाती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, किसी भी देश में नए कानून बनाने में संसद की क्या भूमिका होती है बच्चों? तो संसद जो है किसी देश में नए कानून बनाती है तो क्या भूमिका होती है इसकी? संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा जो कानून है इसको बदल सकती है, मौजूदा कानूनों को समाप्त कर सकती है और उनकी जगह नए कानून भी बना सकती है। तो कानून बनाने में संसद की यह भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 10, रूस में डैश के बाद राजशाही को नीचे लाया गया। तो रूस में जो राजशाही थी वो कब खत्म हुई? पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कमजोर हो गई थी या फिर नीचे लाया गया। कब हुआ था बच्चों? ये फरवरी 1917 में। वेरी गुड, फरवरी 1917 में। ठीक है, सेम इंग्लिश में देख लेंगे, ऑप्शन ए है। अब इसी में मैंने एक अथवा ले लिया है बच्चों कि 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जो सेकंड बना था, तो सेकंड बना था किसने किया था इसका अध्यक्ष या नेतृत्व? बीपी मंडल ने। किसने? बीपी मंडल ने। क्वेश्चन 11, निर्धनता रेखा का आंकलन समय समय पर, अच्छा ये तो भी आपको बता ही दिया मैंने, चलो इसे हटाओ। हाँ, अब ये देख लो बच्चों, ये जो है ना कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान जो है उसका चयन करना है। तो जैसे चिल्का झील है बच्चों, ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में, बिल्कुल सही। पुलिकट झील कहाँ पे बच्चों? तमिलनाडु में, तो ये भी सही है। कोल्लूरू झील कहाँ पे बच्चों? आंध्र प्रदेश में, तो ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त तो सभी हमारे सही हैं। अब एक बार ना आप मैप देखो, मैप पे आपको मैं लोकेट करना सिखा देता हूँ इसको कि कहाँ पे हमारी क्या रहेगी। ठीक है, एक खाली मैप ले लेते हैं एक बार। देखो ये हमारा खाली मैप है। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपकी जो क्या नाम है, कुछ झीलों के नाम, टोटल 5 हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तो सबसे पहली है यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो है ना वूलर। ठीक है, क्या है जम्मू कश्मीर में? वूलर झील, इस तरीके से। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ इधर, तो यहाँ पे ये जो आपका राजस्थान है, ठीक है राजस्थान, ये है सांभर। यहाँ पे कौन सी झील है बच्चों? सांभर झील। उसके बाद उड़ीसा में आ जाइए, तो उड़ीसा में जो है ना यहाँ पे ये है आपकी चिल्का झील। फिर पुलिकट कहाँ पे है? तो सी जो है ना तमिलनाडु, यहाँ पे ये है आपकी पुलिकट झील। ठीक, और एक और था ना हमारा आंध्र प्रदेश में, कौन सी थी? कोल्लरू। ठीक है, कोल्लूरू। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे ये है कोल्लूरू, इस तरह से। ठीक है, तो आपको मैंने मैप की भी प्रैक्टिस करवा दी बच्चों अच्छे से, और आशा करता हूँ मैप समझ गए होंगे। चलो, देखा मैंने बोला था ना, आप वीडियो में एंड तक बने रहो, आपकी बहुत अच्छी मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा, बस मेरे साथ पढ़ना आप अच्छे से। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन 13, अभिकथन और कारण। अभिकथन में पूछा गया बच्चों, 1932 में आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई। सही बात है, 1932 में जो आर्थिक संकट आया था ना 1929 से 32 में, तो इसी में जर्मनी इकोनॉमी जो थी वो बहुत गंदी तरीके से प्रभावित हुई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। कारण, 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश होने पर अमेरिका से अल्पकालिक ऋणों का समर्थन वापस ले लिया गया था। ठीक है, वो जो क्रैश हो गया था ना वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसकी वजह से समर्थन अमेरिका ने ऋणों के मामले में वापस ले लिया था। दैट्स वाई अमेरिका जर्मनी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। तो ए आज सत्य है और आर ए की करेक्ट व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा इसका रीजन, मतलब, और ये ऑप्शन ए है। अब है क्वेश्चन हमारा 14, तृतीय स्टेट से चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? ठीक है, जो चर्च थी ना वो तृतीय स्टेट से कौन सा कर वसूलती थी बच्चों? टाइड। ठीक है, TITHE, टाइड। ठीक है, टाइड, डानी दा है टाइड। ठीक है, अथवा देखेंगे 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता किस नाम से, निर्वाचित नेता कौन थे जिन्होंने 3 मांगे रखी थी जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो अप्रैल थीसिस ये मांगे किसने रखी थी बच्चों? व्लादिमीर लेनिन ने रखी थी। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, सेम। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, देखो हाल के कुछ अध्ययनों से यह दर्शाया गया कि 1990 के दशक के दौरान किसी एक वर्ग के परिवार को छोड़कर अन्य समूहों के परिवारों में निर्धनता में कमी आई है। सही विकल्प का चयन करके उस वर्ग की पहचान करें, यानी कि जिस वर्ग के परिवार में निर्धनता में कमी आई है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखेंगे वो वर्ग कौन सा बच्चों?
अनुसूचित जाति का, ठीक है, वो कौन सा है, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित योजनाओं के काम, आरंभ और लक्षित समूह, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं दी हुई हैं, देखो 5 योजनाएं हैं, इनके नाम दिए हैं, इनके काम, आरंभ और लक्षित समूह कौन से थे। तो पहला नाम है बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कब शुरू हुई, 1992 में, और लक्षित समूह सार्वजनीन। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में शुरू हुई, लक्षित समूह पिछड़े ब्लॉक। लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली 1997, लक्षित समूह निर्धन और गैर निर्धन, ठीक है, बीपीएल जिसे बोलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना सन 2002 में, निर्धनों में सबसे निर्धन को लक्ष्य समूह बनाया गया। अन्नपूर्ण योजना सन 2000 में, खाद्यान्न दीन वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछा जाए कि ये प्रणाली कब शुरू हुई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस तरीके से, तो अब आप बता दोगे अच्छे से, है ना। तो ऑप्शन वैसे कौन सा सही है, ऑप्शन डी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सब बातें हमारी सही हैं, ठीक है। तो देख लेंगे 1 2 3 4 5 सबके सब यहाँ पे राइट है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 17, इसमें क्या है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों, ये लिखी है रूसो ने, ठीक है। कौन है इसका लेखक, इसका लेखक है रूसो। चलो क्वेश्चन 18, एक तरफ है स्तंभ ए, एक तरफ स्तंभ बी, ठीक है। तो पहला दिया गया बच्चों बरकान। बरकान क्या होता है बच्चों, बरकान जो है ना अर्ध चंद्राकार बालू के टीले जैसा होता है। अब दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी। तराई क्या होता है, ये एक दलदली क्षेत्र होता है। दक्कन ट्रैप काली मृदा का क्षेत्र, तो ऑप्शन ए सही है ऐसे, ठीक है। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे इस तरीके से, कॉलम ए ठीक, मतलब ए और बी का मिलान करेंगे, तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 17, अच्छा 18 है ना, ठीक है ठीक है 18 है। तो अच्छा यहाँ पे ये जो है ना क्या नाम, ये मिलान वाला ये थोड़ा सा इधर हो गया है, ये ना 18 नहीं 19 है, ठीक है। ये क्वेश्चन 19 है। तो इसमें क्या है बच्चों, एक है हमारे अधिकार का नाम और एक तरफ है अनुच्छेद। तो अधिकार देखो, सबसे पहले हमारा जो अनुच्छेद है, सबसे पहला अधिकार कौन सा है, समता का अधिकार है, ठीक है। कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 से लेके 18, ठीक। फिर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। बच्चों आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हमारे संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है, इन्हीं में से है कोई भी, ठीक है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके माध्यम से जो अस्पृश्यता है यानी कि छुआछूत है उसको खत्म किया गया, उस आर्टिकल का नाम बताओ। और एक दूसरा क्वेश्चन ये कि वो आर्टिकल कौन सा है जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है। एक आर्टिकल छुआछूत को अंत करने वाला है, उसका नाम बताएं, और एक वो जो जीवन जीने का अधिकार वाला आर्टिकल है वो बताएं मुझे, ठीक है। जल्दी से बताएं, जो बच्चा सही आंसर करेगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि और भी बच्चों को पता चले। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। देखो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, बिल्कुल सही। यमुना, घग्गरा, गंडक, कोशी ये गंगा की हिमालय के सहायक नदियां हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है ना, एक एक इंफॉर्मेशन अलग अलग से एमसीक्यू में फॉर्म हो सकती है, बड़े ध्यान से पढ़ के जाना। वेल आंसर जो है डी वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी के सभी हमारे यहाँ पे सही हैं। और इंग्लिश में देख लेंगे तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है बच्चों, ओके। तो इस तरह से
हमारे इस पेपर का जो हमारा खंड का था, ठीक है ना, खंड नंबर का ये पूरा हो गया। अब सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, कमेंट में जल्दी से बताओ 20 आउट ऑफ कितने का राइट आंसर दिए, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक कर दीजिए। पता है ये सेशन मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कितना बज रहा है, 2:15 हो चुके हैं, ठीक है, 2:15 AM हो चुका है, और इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आपको सुबह मिलेगी, ठीक है, 7-8 बजे के आसपास। तो सोचो आपके लिए हम लोग रात भर जाग के पेपर बनाते हैं, फिर आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है बच्चों। बस इसके लिए हम क्या चाहते हैं, आपको हम जो भी क्वेश्चन समझाते हैं ना, उसे एंड तक आप जरूर समझा करें, क्योंकि इससे हमारी मेहनत का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, आपकी तरह और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ेंगे अपने अगले खंड की तरफ। तो हाँ, अब जो है हमारा इस पेपर का खंड नंबर खा वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, जो कि इसमें 2 नंबर के 4 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, अधिकारों के 2 फायदे बताइए, यानी कि अगर व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि व्यक्ति जो है ना बिना डर भय के आसानी से जीवन जी लेता है, ठीक है, जी सकता है, और साथ ही उसके पास अपने विकास के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं, और वो अपना मनपसंद का काम कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, अपना कुछ भी बोल सकता है, ठीक। आप ये कैसे कह सकते हैं कि म्यांमार अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए, ठीक है। तो म्यांमार जो है अब एक लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं है, इसके बारे में हमें पे बताना है बच्चों। तो क्यों नहीं है म्यांमार अब एक लोकतांत्रिक देश, तो चलो देखते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो अब जो है ना म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन नहीं रहा है, शासन के फैसलों में लोगों की अब भागीदारी नहीं होती वहां पे, पहले की तरह सैनिक अधिकारों का अब वहां पे दबदबा हो गया है, और लोगों की जो आज़ादी है वो वहां पे नहीं है। पहले लोकतंत्र था, लेकिन अब सैनिकों ने दबदबा जमा लिया अपना, ठीक है, इसीलिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये दोनों छोटे क्वेश्चन हो गए। अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ राइट्स, एंड सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये 3 नंबर में भी आ सकता है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो किसी भी देश की सरकार है आखिर वो बफर स्टॉक क्यों बनाती है, विस्तार से समझाओ। तो बच्चों कोई भी सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, अब कोई भी स्टॉक होता है तो उसमें पहले सरकार क्या जमा करती है, अतिरिक्त गेहूं और चावल जो अनाज होते हैं इनका भंडार कर लेती है, ठीक है, जिसे सरकार भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त करती है। यह स्टॉक घाटे वाले क्षेत्रों को और जरूरतमंदों को विस्तृत किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कृषि नहीं हुई है या फिर कहीं पे आपदा आ गई है, तो वहां पे इसका जो आवंटन है वो गवर्नमेंट सीधा सीधा करवा देती है ना, ये चीजें होती हैं, बस इसीलिए बफर स्टॉक बनाती है ये। अगला, दी गवर्नमेंट क्रिएट्स बफर स्टॉक बिकॉज ऑफ दैट, ये रीजन है इसका। अगला क्वेश्चन, ये वैसे आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अप्रैल थीसिस कौन थे, उनकी 3 मांगे लिखिए। तो 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, उन्होंने 3 मांगे रखी थी, जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये 3 मांगे थी, पहला, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाए। ये 3 मांगे थी इनकी, ठीक है। सेम देख लेंगे यहाँ पे ABC इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति के बारे में 2 बिंदु लिखिए। किस पे, विश्व मैप की बात की जा रही है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। तो विश्व मानचित्र पे भारत की स्थिति में देखेंगे तो सबसे पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत उन देशों के नाम जो क्षेत्रफल में बड़े हैं भारत से, तो रूस बड़ा है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इस तरीके से इसकी स्थिति हो जाती है कंप्लीट। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है बच्चों, तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु कैसे है, देखो इसका कारण, भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इसका आधा भाग कर्क रेखा से दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पृथ्वी के घूर्णन जो है वो सक्रिय रहता है, जिससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पवनों की दिशा का परिवर्तन होता है। इन पवनों के कारण
भारत में मानसूनी मौसम बनता है, जिससे बरसात का मौसम खास करके इसमें भूमिका निभाता है, इस तरह से। ठीक है, सेम देख लेंगे यहाँ पे, राइट 2 पॉइंट्स अबाउट इंडियाज पोजीशन ऑन दी वर्ल्ड मैप। तो क्या इसकी पोजीशन वर्ल्ड मैप पे, ये देख सकते हैं, और देयर आर सम रीजन फॉर दैट, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले खंड को। टाइम कम है इसलिए सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। खंड गा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके अंदर 3 नंबर के हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के आंसर हमें करने हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन 25, चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या होते हैं। तो बच्चों, चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आदर्श संहिता कहते हैं, चुनाव आदर्श या फिर आचार संहिता। ठीक है, तो क्या होती है कि चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आदर्श संहिता कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे, जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी धार्मिक सील का प्रयोग नहीं करेगी, यानी कि किसी भी धर्म का, धर्म की जगह का या धर्म से संबंधित किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेगी। दूसरा, चुनाव लागू होने के बाद सरकारी वाहन, सरकारी विमान या फिर सरकारी अधिकारी ये चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किए जाएंगे। दूसरा, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार के द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी फैसला या फिर कोई भी योजना जो है वो नई शुरुआत नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पता क्या लगेगा कि ये लोगों को लुभा रहे हैं, है ना, एक टाइम पे फ्री 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 करके, है ना, तो वही चीज है यहाँ पे भी। अब इंग्लिश में, व्हाट इज द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन, व्हाट आर इट्स मेन प्रोविजंस। तो यहाँ पे देख लीजिए मेन प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, सारी छोटी छोटी बातें यहाँ पे मेंशन है। अगला क्वेश्चन में 26, हिमालय जो है ये भारत के लिए एक वरदान है। ठीक है, तो इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो भाई हिमालय भारत के लिए सही में वरदान है, कैसे? क्योंकि भारत को अजीवित सीमा प्रदान करता है। हिमालय जो है भारत को ऐसी सीमा प्रदान करता है जिसकी कोई सीमा ना हो। इसके अलावा मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। मानसूनी जो हवाएं आती हैं तो ये हिमालय उसको रोक लेता है और भारत में मानसूनी वर्षा करवाता है। सदा नीरा नदियों का एकमात्र स्रोत है, यानी कि ऐसी नदियां जो सदा बहती रहती हैं उनका एकमात्र स्रोत यही है, क्योंकि ऊपर होता है तो ऊपर से बड़ी बड़ी जो बर्फ होती है वो पिघल के नीचे पानी के रूप में आ जाती है ना। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार है। ठीक है, सुंदर घाटियां हैं, स्वास्थ्यवर्धक आश्रय जो स्थल है वो यहाँ पे मिल जाते हैं हमें अच्छे अच्छे, है ना, ये चीजें। तो इसीलिए हिमालय भारत के लिए वरदान है। अगला, द हिमालय आर बोर्न फॉर इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ठीक है, कैसे यहाँ पे देख लीजिए। ओके, 27, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम कब आया था? तो 2005 में। इसका उद्देश्य क्या था और विशेषता? तो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को 100 दिनों की मजदूरी लगभग रोजगार उपलब्ध करवाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं का निपटान करने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, ओके, तो अब इसकी विशेषताएं देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इस योजना के तहत तकरीबन 1/3 रोजगार जो थे वो महिलाओं के लिए भी सुरक्षित किए गए। ठीक है, साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। 2018 तक 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार दिए गए। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का हिस्सा, अनुसूचित जाति 23, जनजाति 17, महिलाएं 53। ठीक है, आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, पहले वो पिटीशन डालेगा कि भाई मुझे 15 दिन हो गए, मैंने बोला रोजगार नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे फिर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, 15 दिन के बाद। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान किया गया है। तो ये विशेषताएं बच्चों इसकी इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। सेकंड है बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों बेरोजगारी क्या होती है? देखो, बेरोजगारी वह दशा होती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ऐसी स्थिति जब आप काम भी करना चाहते हैं, जितनी सैलरी मिलती है आप ले लेंगे, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है। इच्छा है आपकी काम करने की लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उसे बेरोजगारी बोलते हैं।
अब बेरोजगारी कई तरीके की होती है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार और कुछ महीने में बेरोजगार रहते हैं। जैसे किसान है, तो किसान जो है 1-2 महीने के लिए रोजगार, फिर 1-2 महीने के लिए बेरोजगार, क्योंकि वो फसल जो है निराई से लेके यानी बुआई के बाद में कटाई तक कहाँ कुछ ज़्यादा काम होता है ना। फिर होती है बच्चों प्रच्छन्न बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगे रहना। शहरी बेरोजगारी, जो डिग्री धारक युवा है ये रोजगार इसको नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम सारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में। व्हेन डिड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो ये कब हुआ था बच्चों? शुरुआत 2005 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके फीचर्स क्या थे? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या होती है बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट, ये देख सकते हैं। और इसके टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, इजीली यहां से देख लीजिए। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान निर्माण के समक्ष क्या परिस्थितियां थी, यानी कि जब भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय सिचुएशंस कैसी थी। तो पहली बात, भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि उसका एक तरीके से मान लीजिए गुलाम था। ठीक है, धार्मिक आधार पे देश का विभाजन हो गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी। लगभग यहाँ पे तो खैर 10 लाख बताया जा रहा है, तकरीबन 40-50 लाख लोगों की मौत हुई थी और 1 करोड़ लोगों को जो है इधर से उधर जाना पड़ा था। ठीक है, रिफ्यूजी समस्या यानी कि शरणार्थियों की समस्या ज़्यादा बढ़ गई थी। देशी रियासतों का विलय बहुत बड़ी समस्या था। अब आप पूछोगे रियासत क्या होती है बच्चों, तो रियासत उसे कहते हैं जहाँ पर ना शासन तो राजा का था, ठीक है, लेकिन राजा जो है उसने अधीनता स्वीकार कर रखी थी किसकी? ब्रिटिशर्स की, है ना, जो ऑफिसर थे उनकी, यानी कि उनके अधीन ये काम करता था एक तरह से। ठीक है, तो ये समस्याएं आ रही थी। ओके, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस बिफोर द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीजें थी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 29, नेपोलियन के उदय की व्याख्या करो। तो बच्चों नेपोलियन का उदय कैसे हुआ था, तो देखो कैसे, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद धनी मध्यम वर्ग को एक बार फिर सत्ता हथियाने का अवसर मिल गया। अब एक नए संविधान ने समाज के गैर संपत्ति वर्गों को वोट से वंचित कर दिया और 2 विधान परिषदों के प्रावधान किए, एक हाथ में शक्ति की एकाग्रता के खिलाफ सुरक्षा। इसके बाद इसने 5 सदस्यीय कार्यकारी नियुक्त किया जिसे निर्देशिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निर्देशिका अक्सर विधान परिषदों से भिड़ जाते थे, जो निर्देशक थे वो विधान परिषदों से भिड़ जाते थे तो उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते थे। निर्देशिका की इसी राजनीतिक अस्थिरता ने सैन्य तानाशाह नेपोलियन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने 1793 से 96 के बीच अधिकांश मध्य यूरोप पे विजय प्राप्त कर ली। ऑस्ट्रिया, प्राशिया और रूस इसको हराकर एक राष्ट्रीय नायक भी बन गया। तो ऐसे ये नेपोलियन का उदय हुआ। ठीक है, सेम इंग्लिश में एक्सप्लेन दी क्या नाम है राइज ऑफ नेपोलियन, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले खंड की तरफ। तो अब है हमारा खंड नंबर घ। ठीक है, खंड घ है और इसमें बेसिकली हमारे कैसे क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 30 कहता है अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या थी, अक्टूबर 1917 क्रांति के बाद में क्या क्या बदल गया ये बताइए। तो चलो ढंग से पढ़ते हैं। और हाँ देखो, सबसे पहले बात करेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति और इसके बाद में क्या हुआ था इसके बारे में। देखो, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार के द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई दी। ठीक है, आशंका दिखाई दी कि उसे तानाशाही थोप दी जाएगी इसके ऊपर। इसी को देखते हुए 16 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया और फिर 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा बोल्शेविक उनके नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिए थे, अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी थी। फाइनली अब अक्टूबर क्रांति की शुरू हो चुकी थी, इसी को कहते थे। अक्टूबर क्रांति के बाद में क्या बदला भाई, तो सबसे पहले जो निजी संपत्ति थी इसको समाप्त कर दिया, निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई।
ज्यादातर उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और जो सामंत थे इनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अभिजात्य वर्ग के द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पे भी रोक लगा दी गई। रूस जो है एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता था। रूस ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। रूस में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई। इस तरीके से ये आंसर है आपका, ठीक है। अब इसी का अथवा वाला देखेंगे बच्चों। तो अथवा में पूछा गया है वर्साई की संधि क्या थी, इसकी शर्तें लिखिए तथा ये भी बताइए कि वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी थी। तो आओ एक एक करके ढंग से समझते हैं। देखो, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे में जर्मनी के ऊपर जो मित्र राष्ट्र थे यानी कि विजित देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, इन्होंने अपमानजनक शर्तें थोपी। क्या कि युद्ध में जो भी क्षति हुई है उसके लिए जर्मनी जिम्मेदार है। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश इन जीते हुए देशों ने आपस में बांट लिए, ठीक है। और इसके जो भी लौ भंडार थे, जो भी इसके कोयला भंडार थे, उन सभी को इन्होंने आपस में बांट लिया। जर्मनी की सेना भंग कर दी इन्होंने और निज संसाधन वाले राइलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया था, है ना। अब यही रीजन थे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध तो अंत हो गया, लेकिन युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। पराजित राज्य जर्मनी पे अपमानजनक वर्साई की संधि और शर्तें थोप दी गई, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों की आकांक्षाएं इससे पूरे नहीं हो पाई। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया, लेकिन फिर भी मित्र राष्ट्र जो थे वो चाहते थे अभी एक युद्ध और हो ऐसा जिसमें हमारी सारी मनसाएं पूरी हो जाएं, इस तरीके से, ठीक है। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। व्हाट वाज द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड व्हाट चेंज्ड आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, ठीक है। तो देख लीजिए अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 क्या है, इसके बाद में क्या क्या हुआ था, वो भी सारी चीजें आप यहां से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। सेकंड जो ट्रीटी है वर्साई की ट्रीटी, वो क्या है, ठीक है। उसकी अपमानजनक शर्तें क्या थी और एक रीजन बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 31। इसमें पूछा गया है संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है, 3 कारण बताते हुए स्पष्ट करें, अथवा संसद के राज्यसभा सदन की व्याख्या करें। तो दोनों सदनों की बात करेंगे। एक तो ज्यादा शक्तिशाली होता है लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, एक होता है यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। तो लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा, तो इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। कुल इसमें 543 सदस्य होते हैं। लोकसभा का जो चुनाव है वो हम आम जनता करते हैं प्रत्यक्ष द्वारा यानी कि अपना मत देकर। अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार इसी के पास में होता है। राज्यसभा से थोड़ी ज़्यादा पावर होती है इसके पास में। सदस्य अधिक होते हैं तो विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना अच्छी होती है। पैसे के मामले में अधिक अधिकार जो है इसी को दिए। बजटीय जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट निर्णय है वो यही लेती है। मंत्री जो परिषद है उस पर नियंत्रण वगैरह भी रखना। फिर राज्यसभा की बात आ जाएगी। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है हर साल और 250 सदस्य होते हैं इसमें, 250 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार भी होते हैं इनके पास में। सदस्य जो है कम होने के कारण, ठीक है, सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता थोड़ी कम मिल पाती है। पैसे के मामले में अपर हाउस से थोड़े कम, अपर नहीं लोअर हाउस से थोड़ा कम जो इनके पास में पावर है वो होती है। मंत्री परिषद पर इनका सीधा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया आपका ये वाला भी पार्ट। आई होप समझ गए होंगे। सेम दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये रहे आपके आंसर, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, ऐसे। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। बड़े ध्यान से देखना बच्चों। किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मूल्यांकन करो। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषताओं को समझने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अववाह तंत्र। पहली बात, ब्रह्मपुत्र नदी भारत ही नहीं बल्कि संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। उद्गम स्थान से ये ब्रह्म हिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और एक पूर्ववर्ती नदी बन जाती है।
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। नमचा बरुआ के निकट गहरे महाखंडों का यह निर्माण करती है। यहाँ से एक प्रक्षुब्ध व तेज हवा वाली नदी के रूप में यह बाहर निकलती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो सादिया कस्बा है, तो सादिया कस्बे के पश्चिम में यह भारत में प्रवेश करती है। दिबांग या सिकांग, लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र के रूप में यह जानी जाती है। असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा कर अनेक सहायक नदियां आकर यहाँ पे मिलती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में बहती है और इसे फिर जमुना कहा जाता है। ठीक है, एक आधा पॉइंट नीचे भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत नदी की विशेषता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए मध्य हिमालय के बारे में, मध्य उच्च भूमि के बारे में और भारत के जो 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार इसके बारे में। तो चलो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मध्य हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी, मध्य उच्च भूमि हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी और भारत के जो द्वीप समूह है इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मध्य हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में। देखो बच्चों, सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणियां मध्य हिमालय कहते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च हिमालय बड़ा हिमालय उसके दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उनको मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, या फिर हिमांचल श्रेणी भी। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नेपाल की महाभारत श्रेणी इसी का हिस्सा है। इस क्षेत्र में प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे कि डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग ये सभी आते हैं। और ज़्यादातर इंडिया का जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो भी यहीं पे इंडिकेट होता है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि पर टिप्पणी। तो देखो, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग मध्य उच्च भूमि का कहलाता है। यह क्षेत्र विंध्य पर्वत और अरावली से घिरा हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में जो क्या नाम है छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे। ठीक है, पश्चिम में देखेंगे तो भारतीय मरुस्थल राजस्थान और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों कि खनिजों का भंडार किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं द्वीपीय समूह के बारे में। ठीक है, तो भारत के द्वीप समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी। पहला है बच्चों लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप जो होते हैं ये प्रवाल से निर्मित होते हैं, अरब सागर में गिरते हैं। क्षेत्रफल कुल 32 किलोमीटर है। इस द्वीप समूह में पादप और जंतुओं की अनगिनत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं और 2 भागों में विभाजित हैं। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। इनकी जलवायु विषुवतीय है। इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की बहुत विविधता पाई जाती है। यह द्वीपीय देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो इस तरीके से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ये है। तो आपके दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, दोनों ही तीनों बेसिकली ये रहे, मध्य हिमालय भी, ये भी और ये भी। अब सेम जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा आपका। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो है इसके बारे में विशेषताएं आपको बतानी है। सारी विशेषताएं एक ही स्क्रीन में देख सकते हैं बच्चों, एक ही स्क्रीनशॉट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था, हमें ब्रीफली नोट करना था। तो एक नोट है मिडल हिमालयास के ऊपर। ठीक है, एक नोट है मिडल हाईलैंड के ऊपर और एक है ब्रीफ नोट ऑन दी आइसलैंड्स ऑफ इंडिया, इस तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम लोग अपने बाकी क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया तथा इसका उद्देश्य लिखिए। गरीबों को खाद्य सुरक्षा को देने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये जो अधिनियम 2013 में आया, इसके तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानवीय गरिमा निर्वाह जीवन कर सके, यानी कि मानव अपना एक अच्छी तरीके से गरिमामय जीवन जी सके। ठीक है, तो क्या इसका उद्देश्य हुआ? एक तरीके से ये इसलिए चलाई गई थी कि पोषण संबंधी जो सुरक्षा है, खाद्य संबंधी जो सुरक्षा है, वो सस्ती कीमतों पर लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है,
इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% जो शहरी जनसंख्या है, ठीक है, ये योग्य परिवार इसको इसमें वर्गीकृत किया गया। अब कौन कौन सी प्रणाली आती हैं, ठीक है, तो गरीबी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए गरीबों को बेसिकली कई योजनाएं चलाई गई। एक तो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम पीडीएस कहते हैं, एक है अंत्योदय अन्न योजना, ये दो है बेसिकली इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, यह योजना भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित दर वाली दुकानों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे कि चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल वितरित होता है। दूसरा, 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि आरपीडीएस इसकी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य दूर दराज और पिछड़े वर्ग तक जो राशन है इसका पहुंचाना था। 1917 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस इसको लागू किया गया, जो निर्धनियों के लिए एक विशिष्ट विवरण की नीति थी। ठीक है, आगे देखो, आगे है अंत्योदय अन्न योजना। अब ये कैसी योजना थी बच्चों? तो यह योजना सन 2000 में शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं इनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को अत्यधिक सस्ती दर पर 35 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना में आने वाली परिवारों की संख्या तकरीबन 2 करोड़ हो गई थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले 1 करोड़ थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें लोग जुड़ते चले गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 ये था क्या, इससे क्या फायदे हुए ये समझिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, कितने का? 100 दिनों का। सतत विकास को बढ़ावा देना, सूखा, वन कटाई, मिट्टी की कटाव जैसी समस्याओं को रोकना, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुनिश्चित करना, इस तरीके से। और भी छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड था हमारा, अभी और देखो, केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय और राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगे इसके माध्यम से। इस योजना के तहत यदि आवेदक को 15 दिन में कोई रोजगार नहीं मिलता है तो उसे जो क्या नाम है, मजदूरी भत्ता दिया जाएगा, है ना। अब आता है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। ठीक है, पिछले अनाज कार्यक्रम 2004, पिछले 150 सालों में ग्रामीण निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 100% केंद्रीय वित्त पोषण था इनका, तथा राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना। NREGA लागू होने के बाद भी यह कार्यक्रम उसी के अंतर्गत समाहित हुआ, ऐसी बात है। अब इसमें जो जो मैंने आपको कुछ योजना बताई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सरोवर योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से बच्चों हिंदी मीडियम में हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, ये आपके दोनों क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन के आपके जो आंसर हैं वो कुछ इस तरीके से लिखने हैं। एक तो पीडीएस है, दूसरा अंत्योदय अन्न योजना है। ठीक है, फिर मनरेगा की बात आ जाती है, इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने अगले खंड को, जो कि है हमारा खंड नंबर 5वां, केस आधारित प्रश्न का। बड़े ध्यान से देखना बच्चों। अब इसमें देखेंगे आप तो बेसिकली क्वेश्चन 34 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में है। ठीक है, कब से कब तक चला, क्या नहीं, क्या सारी चीजें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट से। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र और केंद्रीय शक्तियों के नाम लिखो। तो मित्र शक्तियां कौन सी थी? वो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएसए यानी कि अमेरिका। केंद्रीय शक्तियां तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। अभी आपको मैप भी समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अब है बच्चों कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके 2 परिणाम लिखिए। तो पहला तो ये फसलों और इमारतों का विनाश हुआ। रूस में लगभग 30 लाख से ज़्यादा जो लोग थे वो शरणार्थी बन गए। वर्साई की संधि, जर्मनी को अपमानजनक और कठोर शर्तें थोप दी गई। ठीक है, सत्ता परिवर्तन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और तुर्की
इन साम्राज्यों का अंत हुआ। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। ओके, सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, सारी चीजें लिखी हुई हैं। और रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो सारे क्वेश्चन और उनके आंसर एक ही बार में आप यहाँ से देख सकते हैं, अंडरलाइन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 35। अब इसमें बेसिकली बात है बच्चों अंत्योदय अन्न योजना की। किसकी? अंत्योदय अन्न योजना। तो ये पूरा बच्चों अलग से आ सकता है 5 नंबर में, तो इसको जरूर से आप रीड करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, अब क्वेश्चन हमारा ये कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी बच्चों सन 2000 में। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे के 1 करोड़ परिवारों को कम दर पे अनाज को उपलब्ध कराया जाना। सेकंड, अंत्योदय अन्न योजना के तहत अनाज की मात्रा की दरें क्या थी। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो अनाज दिया जाता था उसकी मात्रा क्या थी बच्चों? उसकी मात्रा ये थी कि मात्रा और दरें 2 रुपए हर परिवार को 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की दर पर शुरुआत होती थी। ठीक है, और 25 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। 2002 में बढ़ाकर इसे 35 किलोग्राम कर दिया गया। अंत्योदय अन्न योजना में कितने परिवारों को और जोड़ा गया था? तो सन 2003 में और 2004 में 2 बार 50-50 लाख बीपीएल परिवार जोड़े गए। इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या आज के टाइम पे 2 करोड़ के आसपास है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पॉइंट है। सेम यही आप देख लेंगे यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, ये पॉइंट है आपका, और ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 36, और ये लिया गया है हिस्ट्री से। ठीक है, ये लिया गया है हिस्ट्री से, गुआंतानामे बे जेल के बारे में। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है हमारा पहले, किस देश ने गुआंतानामे बे में कैदियों को रखा था? तो गुआंतानामे बे में किसे रखा जाता था? कैदियों को। और किसने रखा? अमेरिका ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना क्यों इकट्ठी करता है? ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्योंकि यह एक मानवाधिकार संस्था है जो कि विश्व में सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जानी जाती है। पूरे विश्व की बात हो रही है। सेकंड हो गया। थर्ड देखो, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराई गई नई स्वतंत्रता जांच से किन बातों की पुष्टि हुई? तो नई जो जांच हुई इसके तहत कैदियों को आधिकारिक रूप से दोषी ना होने पर भी रखा गया। कैदियों के अधिक उन्हें और यातनाएं दी जाने लगी। निर्दोष जो कैदी थे इनको रिहा नहीं किया जाता था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई स्वतंत्रता जांच से इन बातों की पुष्टि हुई थी बच्चों। अब इन्हीं को इंग्लिश में देख लेंगे। ये रहा आपका पार्ट। ठीक है, और रही बात इसके क्वेश्चन की तो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इससे पहले कि आपको मैं मैप करवाना शुरू करूं, ठीक है, जो कि हमारा खंड नंबर चाहे मैप वाला, इसको करवाने से पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा देता हूं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छे से तो देखिए क्या है, खंड गा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब इसमें जैसे कि पहले बता रखा है भारत में निर्णय रेखा का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। एक गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। तो कुछ सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं कि लोग जो हैं वो सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते हैं, है ना। वो वहाँ पे जो शासन करता होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। विपक्षी दल नहीं होगा वहाँ पे कोई भी, जैसे चाइना में वो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और जानुपिया पार्टी है मैक्सिको में, इस तरीके से, है ना। और मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस को आज़ादी नहीं मिली होगी। अब लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे तो प्रेस को आज़ादी मिली नहीं होगी, है ना, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस की आज़ादी है। इस तरीके से और क्वेश्चन है जैसे कि भारत का जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी विशेषताओं के बारे में समझा रखा है अच्छे से आपको। सहायक नदियां और वितारनिकाओं में अंतर बताओ, तो ये भी समझा रहा है कि बच्चों सहायक नदी क्या होता है, किसी बड़ी नदी की छोटी नदी होती है जो उसकी सहायता करती है। वितरिका बड़ी नदी से टूट कर निकलती है, कट के निकलती है अवरोध की वजह से, है ना, उसको बोलते हैं। ओके, ये देख सकते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम में भी लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। अब जैसे कि चुनावी कानूनों के अनुसार चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी क्या काम नहीं कर सकती है, तो वो मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकती है, घूस नहीं दे सकती, धमकी नहीं दे सकती है, जाति या धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकती है, या फिर कोई भी सरकारी जो साधन है इसका उपयोग नहीं कर सकती है ना।
और लोकसभा के लिए 25 लाख और विधानसभा के लिए 10 लाख से ज़्यादा चुनाव प्रचार में खर्च भी नहीं कर सकती है। ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है बच्चों कि जो फ्रांसीसी क्रांति है इसने समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। अपने उत्तर को तर्क सहित समझाइए। तो बच्चों मैंने पिछली ही वीडियो में जो शाम को अपलोड की थी उसमें बता रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए तो इनको जरूर ढंग से और करके जाना, रिवाइज करके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है 1930। ठीक है, 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद क्यों बहुत ज्यादा बढ़ गया था बच्चों, क्यों ज्यादा लोकप्रिय हो गया था? तो एक तो वर्साई की संधि की शर्तों की वजह से जर्मनी के लोग परेशान थे, तो हिटलर को एक खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने के प्रतीक के रूप में देखा। आर्थिक संकट, यहाँ पे अकाल पड़ गया था, आर्थिक संकट हो गया था, वो जो क्या नाम है, क्रॉस हो गया था ना कुछ अमेरिका में, तो ऋण वगैरह भी इसको नहीं दिया जा रहा था, तो इसीलिए ये गहरे संकट में चला गया। अब इसी संकट की वजह से नाजी प्रोपेगेंडा जो था उसने बेहतर भविष्य की आशा दिखाई और मजबूत बना। राजनीतिक उथल पुथल हुई, है ना। इसके अलावा लोकतंत्र में विश्वास की कमी, वाइमर गणराज्य जो था ये असफल हो गया, क्योंकि इसके गणराज्य में महंगाई, बेरोजगारी, असंतोष ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए हिटलर की तरफ इनका समर्थन चला गया था। हिटलर एक प्रभावशाली वक्ता, संगठन और कार्यकुशल नेता था। वह अपने जोश भरे भाषणों से जनता को आकर्षित करता था। उसने शक्तिशाली राष्ट्र बनाने, वर्साय संधि को अन्याय का बदला लेने, जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने का वादा किया। उसके व्यक्तित्व और कार्यों ने जर्मनी में नाजीवाद को और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था, है ना, इस तरीके से। फिर आपसे पूछा गया था अक्टूबर क्रांति के बारे में, तो ये भी आपको मैंने बता रखी है अभी अभी जस्ट। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है बच्चों कि वैश्विक निरंतरता की प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित तो वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए वैश्विक निरंतरता की प्रवृत्तियों के बारे में सब कुछ समझा रखा है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। हर एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या था। अब जो शिक्षा है ये मानव पूंजी के निर्माण में कैसे सहायक होती है बच्चों? तो ये आय निर्धारण का मुख्य कारक होती है, उच्च प्रतिफल देती है, शिक्षा का महत्व होता है, आर्थिक अवसरों का उपयोग करने देती है, उत्पादक और विकास का समय मिलता है, सर्वांगीण विकास होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसे आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल पॉवर्टी इन डिटेल, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये इस तरीके से। ठीक है, हिमालय नदियों की विशेषताएं बताइए कोई 5, तो बता रखी मैंने आपको, देखो कितनी सारी विशेषताएं हिमालय नदियों की एक ही बार में देख सकते हैं। ओके, और भी है एक आधा पॉइंट क्या हमारा अभी, लेट मी चेक। हाँ, ये देख लो एक बार, जो निर्वाचन प्रक्रिया है इसके विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों को बनाना, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव आचार संहिता लागू करना, उम्मीदवारों का नामांकन व जांच करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव अभियान, मतदान करवाना, मतगणना, परिणाम की घोषणा, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला एक और पेपर देख लेते हैं। एक पेपर ये है हमारा, यहाँ से नहीं, हम सीधा लॉन्ग क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, हाँ ये रहा, देखो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये बन जाता है कि समाजवाद किसे कहते हैं, कुछ समाजवादी विचारकों के नाम लिखिए और जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं इनके बारे में बताइए। ठीक है, तो देख लो बच्चों समाजवाद क्या होता है और कुछ के जो नाम है उसके बारे में। क्वेश्चन था कि नासी प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। नासियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार क्यों रहा? यहूदियों के खिलाफ में इतनी ज़्यादा नफरत कैसे फैला पाया था? तो पहले नासी प्रोपेगेंडा क्या होता है इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, समझा रखे अच्छे से। फिर इसने जो नफरत पैदा की यहूदियों के खिलाफ लोगों के मन में, वो कैसे की, क्या रीज़न थे? तो हिटलर का प्रभाव, ईसा की हत्या का आरोप लगाना, भाषा और मीडिया का प्रयोग, शिक्षा और बच्चों का मनोबल हो गया। इस तरीके से इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है पॉइंट और इजीली आप रीड आउट कर सकते हैं बच्चों। चलो, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या है तथा निर्धनता उन्मूलन की 2 रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। तो क्या है ये, देख सकते हैं, ये वह संस्था है
जो कि भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती रहती है, खास करके हर 5 साल में। निर्धनता उन्मूलन हेतु 2 रणनीतियां, एक होती है आर्थिक समृद्धि से प्रोत्साहन, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे बच्चों, जिसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, और ये क्वेश्चन है कि भाई राशन की जो दुकानें होती हैं, इनके संचालन में क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तो इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों आप सभी। ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो देख लो, हिमालय की नदियाँ 12मासी होती हैं। ये नदियाँ उत्पत्ति, इनकी नदियों की उत्पत्ति जो है ना समुद्र, क्या नाम है, ये नदियाँ अपनी उत्पत्ति से समुद्र तक लंबा रास्ता पार करती हैं। ये अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत ही निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र इसके उदाहरण है। प्रायद्वीपीय की बात करेंगे तो ये मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, छिछली होती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अभी एनर्जी मेरी डाउन हो रही है, ठीक है ना। वेल, अभी 3:05 हो चुके हैं, ठीक है। ये नाइट के हैं, 3:05 अभी। तो चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चन और रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, ठीक है। और सारे बच्चे अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारी इस मेहनत पे, तो ज़रूर से हमें बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा आपकी बातों को सुन के। ज़रूर कमेंट करना बच्चों, जो इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हो, ठीक है। आप भी काबिल तारीफ़ हो कि वह आप भी इसको देख रहे हो और अपने एग्ज़ाम के लिए जो सैम्पल पेपर है, इसके माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छा बना रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो एक बार आप अपने लिए खुद एक मोटिवेशनल कमेंट करो, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट करो, लाइक करो जल्दी जल्दी। चलो आगे देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे तो करवा दिए मैंने, केस स्टडी। चलो एक आधा पेपर के और क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो कुछ MCQ डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हम लोग कुछ 8 से 10 MCQ एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताओ, पहला क्वेश्चन, इस देश ने प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा था, तो वो देश कौन सा था। इस देश ने नरसंहार युद्ध छेड़ा था। इस देश की जब हार हुई प्रथम विश्व युद्ध में, तब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, या फिर प्रथम विश्व युद्ध में इसे हार का सामना करना पड़ा था। तो वो कंट्री कौन सी है बच्चों, वो थी हमारी जर्मनी। कौन सी, जर्मनी कंट्री थी, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ, 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब कुछ मिलानों का नाम है जिसमें जो ऋतु वगैरह है इसकी बात होगी। जैसे हमारी शीत ऋतु है, ये मध्य नवंबर से फरवरी तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु ये मार्च से मई तक चलती है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक। लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन, ये वाला जो है ये राइट है। और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो ये तो मैं वैसे बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों कि कोसी नदी जो होती है ना, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी से प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानों के भागों में बाढ़ आती रहती है, ठीक है। कोसी नदी से जो उत्तरी मैदान होते हैं ना, यहाँ के भागों में बाढ़ आती ही रहती है, दरअसल कई बार आती रहती है बाढ़ें। ओके, इस तरह से फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है बच्चों कि भारत में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था, 1943 में बंगाल में पड़ा था। भोजन की भारी कमी का सामना कौन से स्टेट्स ने किया था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ने। भूखमरी मौसमी और तीव्र होती है। रोजगार योजना गठित की जाती है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए भोजन और पोषण को सुनिश्चित किया जा सके, है ना। इस तरह से आपको ये करना है। सेम यहाँ पे देख लेंगे आगे की तरफ इंग्लिश मीडियम में। और ये तो है, ठीक है, इसके बारे में ये भी बता चुका हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग मैप का डिस्कशन कर लेते हैं। और बच्चों अगर आप वाकई में और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी सैंपल पेपर बाय कर लो, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। नाम बताइए, मीडियम बताइए और सब्जेक्ट बताइए, और इजीली अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट की चॉइस इजीली पेमेंट करके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। 50% डिस्काउंट बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, तो अभी इसका फायदा उठाओ और तैयारी बेहतर करो। चलो मैप को डिस्कशन करने वाले हैं। अब मैप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। मैप की प्रैक्टिस के लिए
अभी हम एक दूसरा लाइव सेशन लेंगे बच्चों, आपका ये वीडियो है एक लाइव लेंगे मैप के लिए, जिसमें हिस्ट्री भी आपको समझाएंगे और जियोग्राफी भी समझाएंगे मैप के लिए। तो सारे बच्चे उस लाइव को ज्वाइन जरूर करना, ओके। और वैसे भी वीडियोस मैंने बना रखी है मैप की, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा मैप के क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो सारे बच्चे जरूर देखिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, देखो विश्व के मैप पे ए और बी हमें अंकित किया हुआ दिया रहेगा, ठीक है। ये देखेंगे, ये विश्व का मैप है, अंकित किया हुआ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो ए है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक केंद्रीय शक्ति है, ठीक है, एक सेंट्रल पावर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है हमारी जर्मनी। क्या है बच्चों? जर्मनी। अभी आपको मैप में और अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक मित्र शक्ति, तो एक मित्र शक्ति कौन सी है यहाँ पे? ये रही, जो कि है यूएसए, ठीक है, मित्र शक्ति। अगला मैप इंडिया का देख लो, जर्मनी और यूएसए है। अगला मैप इंडिया का। इंडिया के मैप में भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से दिए गए दिशा निर्देशों में से किन्हीं तीन को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और नाम लिखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ इंडिकेट करके दिया हुआ होगा। हाँ देखो, ये हमें इंडिकेट करके दे रखा है। तो वैसे देखो पेपर में पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको सिर्फ नाम दे दिए जाएंगे और आपको मैप खाली मिलेगा, बिल्कुल खाली मैप मिलेगा, आपको इंडिकेट खुद से करना पड़ेगा। ये तो मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप समझ सको, ओके। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे जो है ना सबसे पहले कर्क रेखा से होकर जाने वाले राज्य की पहचान करनी है। तो ये 8 राज्य होते हैं बच्चों कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले। कोंकण का तटीय मैदान हमें पहचानना है कहाँ पे है, वूलर झील पहचाननी है कहाँ पे है, भारतीय मरुस्थल पहचानना है कहाँ पे है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पहचानना है कहाँ पे है। तो पहले कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले 8 राज्य पहचानते हैं, ठीक है, और बाकी जो राज्य हमारा उसको भी बता देंगे आपको। तो पहला राज्य है बच्चों कर्क रेखा का ये वाला, जो कि है गुजरात। फिर सेकंड यहाँ पे आ जाता है ये आपका राजस्थान। फिर इधर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एमपी, ठीक है। एमपी से इधर की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इधर की तरफ ये जो है आपका ये है झारखंड, ठीक है। इधर ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। फिर ये बांग्लादेश, भारत में नहीं। फिर यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा और ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। तो यहाँ पे जो हमें अंकित किया हुआ है कर्क रेखा का राज्य वो है हमारा यहाँ पे एमपी, ठीक है, एमपी हो गया। अब उसके बाद में देखेंगे तो दूसरा क्या है, दूसरा है कोंकण तटीय मैदान, यानी कि कोंकण कोस्टल प्लेन। तो कोंकण का तटीय मैदान कहाँ पे बच्चों? ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इतना ये वाला एरिया, ये है कोंकण, ठीक है, लिख देता हूँ, ये है कोंकण तटीय मैदान, ठीक है। ये वाला जो है इस तरीके से जैसे मैंने ये भर दिया है, ओके। अगला वाला क्या है बच्चों कि वूलर झील कहाँ पे है? तो वूलर झील कहाँ पे बच्चों? जम्मू कश्मीर में ठीक ऊपर में, यहाँ पे है आपकी वूलर झील, ठीक है, यहाँ पे है। अगला है भारतीय मरुस्थल और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो बच्चों भारतीय मरुस्थल कहाँ पे है? भारतीय मरुस्थल है डी वाला, ठीक है, यहाँ पे है हमारा भारतीय मरुस्थल। और फिर क्या पूछा गया है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो कौन सा है? यूपी, ठीक है ना, ये है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। और सबसे कम वाला ये है, और ये क्या है बच्चों? सिक्किम, ठीक है, ये है आपका सिक्किम, इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि कन्नड़ का मैदान कहाँ पे है, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट हमारा कहाँ पे है, ठीक, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है इस जगह पे, अरेबियन सी कहाँ पे है, लक्षद्वीप कहाँ पे हैं, अंडमान निकोबार कहाँ पे हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट और पूछे जा सकते हैं। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं बेसिकली वो मेघालय के अंदर, है ना, इस तरीके से। जो अनाईमुडी है वो कहाँ पे है आपकी, पुलकिट झील कहाँ पे है, ये रही। कोलेरू झील कहाँ पे है, ओडिशा में चिल्का झील कहाँ पे है, सांभर झील कहाँ पे है, इस तरीके से बहुत सारी मैप हैं और इसके लिए ऑलरेडी अलग वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है, ओके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में, या फिर यूँ कहें आज के इस 1 घंटे सवा घंटे के एपिसोड के अंदर 9वीं क्लास के एसएसटी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए एक जो इम्पॉर्टेंट
हमारा प्रीवियस ईयर का जो सैंपल पेपर है इसको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझ लिया है ना। अब एक बार सारे बच्चे ना ईमानदारी से मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं इस वीडियो में, ठीक है, प्रैक्टिस करवाई है, आपकी उससे प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है, आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपके सिलेबस का रिवीजन इससे कितना हुआ है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ेगा, शेयर करना दोस्तों में। और आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से आपके आज और कल के पेपर के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी बहुत अच्छी करवाई है हमने आपकी। देखो अगर आपको मैं बताऊं तो हमने आपके लिए वन शॉट की वीडियो अपलोड की, आपके लिए PYQs, आपके लिए सैंपल पेपर, आपके लिए मैप, एक दो बार नहीं, तीन चार बार मैप आपको समझाया हमने। एक दो बार तो छोड़ ही दो, 3-4 बार समझाया आपको, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर भी आपको करवा दिया है। तो ऑलमोस्ट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी हमने अपलोड कर दी थी। तो जहां तक मुझे लगता है तैयारी 100% आपकी हो चुकी है। अब करना ये है कि जैसे ही एग्जाम में पहुंचो मस्त एकदम से अच्छी एग्जाम करके आना है, एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ में जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो बच्चों एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके SST के पेपर के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अगले सब्जेक्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।